लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी गुड़िया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। माँ, गुड़ियों वाला बाहर है, ले दो ना। माँ, छोटी सी गुड़िया। माँ, गुड़िया गुड़िया। उस दिन रवि ने गायत्री को परेशान कर दिया। वो रामू जैसी गुड़िया मांग रही थी। रामू चपरासी का लड़का था, रबर की गुड़िया से खेल रहा था। रवि को उसकी सीटी अच्छी लगती थी। जब वो सीटी बजाता, रवि दौड़कर अपनी माँ से हट करती। रामू उसे तंग करने के लिए बार बार गुड़िया दिखाता और रवि हर बार भीतर दौड़ी आती। 2-3 बार उसने बड़े प्यार से कहा, पर गायत्री ने कोई उत्तर न दिया। आखिर निराश होकर वो कमरे के एक कोने में बैठ गई, अपनी छोटी छोटी टांगों के बीच में मुंह लटकाकर। गायत्री अपना काम खत्म कर उस कमरे में गई। रवि को चार आने दिए। बोली, अच्छी लाना गुड़िया। रवि की उदास आंखों से मुस्कान फूट पड़ी। वो तुरंत बाहर गई और गुड़िया लेकर किलकने लगी। माँ को अपनी गुड़िया दिखाकर पूछने लगी, माँ, गुड़िया अच्छी है ना? गायत्री ने गुड़िया लेकर कहा, बहुत अच्छी। रवि उसको गौर से देखने लगी। उंगली से छूकर पूछा, माँ क्या है? साड़ी। गुड़िया साड़ी क्यों पहने है माँ? फिराक क्यों नहीं पहनती? मुझे भी साड़ी ले दो ना। तुम बड़ी हो जाओगी तब। रमा तो बड़ी हो गई है, वो फिराक क्यों पहनती है? उसे भी साड़ी ले दो ना। रमा की माँ से कहूंगी, बड़े होने पर फिराक अच्छी नहीं लगती। माँ, मैं जाकर रमा से कहती हूं कि माँ कहती है बड़ों को फिराक अच्छी नहीं लगती। रवि दौड़कर बाहर गई। गायत्री उसे रोकने के लिए कुछ दूर तक बढ़ी, पर वो एकदम गायब हो गई। उसे अपनी नई गुड़िया दिखानी थी और साड़ी भी। गायत्री लौटकर स्प्रिंगदार कुर्सी पर बैठ गई। कुर्सियां, मेजें, अलमारियां, दरी, कालीन, गाड़ी, स्कूटर, सब कुछ है। फिर क्या कमी है? चाय, भोजन, बुनना, काढ़ना सब कुछ करती हूं। फिर वे क्यों नाराज रहते हैं? क्या इसीलिए कि सवेरे पूजा करती हूं, संध्या को दीप रखती हूं, त्योहारों में सास की बताई लीक पर चलती हूं, उनके मित्रों का हंसकर स्वागत करती हूं, पर सबके साथ चाय नहीं पीती, उनकी गाड़ियों में नहीं घूमती, क्लबों और पार्टियों में बड़ी रात्रि तक चलने वाले जलसों में शरीक नहीं होती, नेता और मिनिस्टरों से मेल नहीं रखती? ये सब पुराने विचार हैं, तो फिर नया क्या है? मिसेस वर्मा इसीलिए प्रगतिशील हैं। मिस्टर वर्मा जूनियर होते हुए भी संचालक बन गए और मैं हूं कि जहां के तहां रह गया। क्या फिर मिसेस वर्मा का रास्ता सही है? उसे ही अपनाना पड़ेगा। कुछ समझ में नहीं आता। बाहर गाड़ी के रुकने की आवाज आई। सुमन कुमार तुरंत अंदर आए। उनके पीछे दयाराम, उनके घर का नौकर, बहुत ही समझदार और चतुर। फौरन जूते खोलने लगा। बगल के कमरे के बेसिन में नई तौलिया रख गया। गायत्री खड़ी होकर मुस्कुराने लगी। सुमन ने उस तरफ देखा भी नहीं। जोर से चिल्लाए, दया, खाना यहीं लाओ। दयाराम ने एक क्षण गायत्री की तरफ नजर डाली और दबे पांव चला गया। चीनी के बर्तनों में भोजन रख गया। वे चुपचाप खाने लगे। गायत्री उनके निकट खड़ी थी। किसी चीज की कमी होने पर वो देने को झुकती कि सुमन स्वयं परोस लेते। गायत्री फिर अपनी जगह पर। दोनों चुपचाप। कमरा भी इतना शांत जैसे उसमें कोई न हो। रवि दोनों को चुप देखकर कुछ हिचकी, पर मानती कैसे? नई गुड़िया जो मिली थी। हंसती हुई सुमन से बोली, बाबूजी, कितनी सुंदर गुड़िया है। मैं इसका विवाह करूंगी, बारात आएगी, सबको बुलाऊंगी। बाबूजी, हमारी तरफ से तुम दावत दोगे ना? रमा कहती थी कि दावत देना पड़ेगी। गुड़िया को नए कपड़े भी चाहिए, गहने भी चाहिए, माँ की तरह मेहंदी भी। देखो ना, तुमने अभी नहीं देखी? सुमन ने गुड़िया को देखा। वे गायत्री की वजह से छोटी से छोटी चीज गौर से देखा करते थे। गुड़िया प्राचीन नारी की वेशभूषा में लज्जा और संकोच की आड़ लिए खड़ी थी। क्रोधित होकर बोले, कंजरवेटिव, जैसी तेरी माँ ठीक उसी तरह। उन्होंने सारी शक्ति लगाकर गुड़िया को बाहर फेंक दिया। रवि उसे ढूंढने के लिए बाहर चली गई, अपने आप कुछ कहती हुई, शायद मन ही मन में विरोध प्रकट कर रही थी। गायत्री को ऐसा लगा जैसे उसे दूर कर दिया गया हो। एक क्षण के लिए उसके सामने एक लंबी रेखा खिंच गई, जिसके एक किनारे पर सुमन खड़े थे और दूसरे किनारे पर वो, जिसके उस पार तितली सी रंगीन नई नारी थी और इस पार सीधी सादी शांत गुड़िया।
दोनों की तुलना करती हुई वो खड़ी रही, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके चेहरे पर असंतोष की एक शिकन तक न थी। रवि गुड़िया लाकर फिर खड़ी हो गई। बाबूजी, बिल्कुल माँ की तरह मुझे भी साड़ी ला दो ना, गुड़िया की तरह मैं भी पहनूंगी। सुमन की क्रोधाग्नि में घी पड़ गया। रवि को पकड़कर चिल्लाए, रवि कहो, डैडी डैडी डैडी। रवि घबरा गई। उसे याद आ गया कि बाबूजी ने डैडी सिखाने के लिए एक बार पीटा तक था। वो दुबक कर खड़ी हो गई, माँ की ओर आंखों के कोने से देखा। गायत्री अब भी गंभीर थी। भारतीय नारी के अग्नि परीक्षित विश्वास में बार बार तपना और निखरना उसके लिए मानो जन्म जन्म से पहचाना हुआ मार्ग था। अब दूसरा रास्ता क्या होगा? वो मौन थी। सुमन बाबू ने खाने के कौर बड़े बड़े कर लिए। चम्मच प्लेटों से अकारण ही टकराने लगी। पराठे का कौर सब्जी के बजाय चावल की खीर में डूब गया और उससे बचाया तो दूसरी बार के कोने में पौधेनी की मिर्चदार चटनी मुंह में समा गई। यही क्यों पुराना बासी समाचार पत्र ऐसे देखने लगे मानो अभी टेलीप्रिंटर की ताज़ी खबर लेकर छपा हो। कमरे के पर्दे और झालरों को छोड़कर अन्य कोई हिलता डुलता प्रतीत नहीं हो रहा था। यद्यपि दया बार बार कभी गायत्री की ओर तो कभी सुमन बाबू की ओर देखता और वायुमंडल में थम गई हवाओं को नरम कर ढीली करने के लिए मानो किसी व्यक्ति के एकाएक हृदय गति रुकने पर सावधान सेवक झट कृत्रिम श्वासोच्छ्वास कराने का यत्न करता हो जिससे घुटन कम हो। इस टेबल का गुलदस्ता उस पर और उसका टेबल क्लॉथ इस पर बारी बारी से कर रहा था। रवि सहमी सी खड़ी थी, भयभीत शावक की तरह, कभी दरवाजे की ओट में खड़ी गायत्री की ओर तो कभी भोजन करते सुमन की ओर देखती। वो दोनों के बीच की लड़ी थी। रुंधी आवाज में बोल पड़ी, बाबूजी। और फिर मानो अपराध हो गया हो, सुबक कर हिचकी लेते हुए बोली, बाबूजी नहीं, डैडी। और मां से लिपटकर जोर से रो पड़ी, मानो पूछ रही हो कि बाबूजी या डैडी। सुमन को रवि का एक एक शब्द तीर सा लगा। वे गायत्री पर बरस पड़े, यही सीख दी है तुमने? बच्चों को अपनी तरह बनाना चाहती हो? अच्छी तरक्की होगी आगे। उनकी आंखें लाल थी। वे भोजन छोड़कर उठ खड़े हुए और कमरे के बाहर हो गए। जब तक गायत्री कुछ सोचे तब तक शेवरलेट एक चीख मारकर सड़क में गायब हो गई। गायत्री बहुत देर तक खड़ी रही, विचारों में खोई हुई। रवि कभी माँ की तरफ और कभी सड़क की तरफ अपनी आंखें घुमा लेती। वो धीरे धीरे गुड़िया को अपनी फिराक में छिपा रही थी। उसी की गुड़िया का दोष है, नहीं तो बाबूजी क्यों नाराज होते, क्यों डांटते? रमा के पास चली जाए तो अच्छा, उसी को अपनी गुड़िया दे देगी। विवाह करना है ना, कहीं बाबूजी फिर न फेंक दें। गुड़िया न होगी तो रमा का गुड्डा अकेला क्या करेगा? फिर विवाह के दिन भी थोड़े हैं। रमा अभी घर पर ही होगी। रवि धीरे से कमरे के बाहर हुई। गायत्री को एक झटका सा लगा। उसने पुकारा, रवि। रवि उदास मन से लौटी, भर्राए स्वर में कहने लगी, माँ, अपनी गुड़िया रमा के घर दे आओ, बाबूजी देखेंगे तो फेंक देंगे। रमा कहती है कि गुड़िया का विवाह करना है। मुन्नी रानी, ये गुड़िया अच्छी नहीं। गायत्री ने रवि के हाथ से गुड़िया छीनकर दूर फेंक दी। रवि मचलने लगी। उसने धीरज दिया, मुन्नी रानी रोते नहीं, इस गुड़िया का तो विवाह हो चुका था। कल नई गुड़िया, नए कपड़े और नई चूड़ियां, सब कुछ नया है ना रवि? हंसो हंसो। एकाएक गायत्री में ये परिवर्तन कैसे हो गया? उसने एक झटके में खूंटी का टाबिल खींचकर हवा में 2 बार घुमाया और फिर ऐसा उछाला कि रवि की सूरत पर झूलने लगा। और फिर टॉवल के दोनों छोर पकड़कर गायत्री ने कहा, छोटी सी गुड़िया रानी। रवि को ये खेल खूब भाया। उसने वही टॉबिल छीनकर गायत्री के सिर पर रख दिया और माँ के दोनों गालों को अपने नन्हे हाथों से दबा दिया। गायत्री ने उसे चूम लिया और फिर वो काम में ऐसे लग गई मानो किसी विजय का मोर्चा बनाने में व्यस्त हो। संध्या को सुमन कुमार जैसे ही घर आए, गायत्री उनको लेने गाड़ी तक गई। वे आश्चर्य की मुद्रा में बोले, अच्छा, मालूम होता है अब तुम में अक्ल का अंकुर फूटा है। गायत्री मुस्कुराती हुई बोली, रवि, बाबूजी को उतारो ना। रवि कार का चक्कर लगाकर खिड़की के पास पहुंच गई। गायत्री ने खिड़की खोलकर कहा, ऐसे। सुमन उतरकर ड्राइंग रूम में गए। गायत्री ने खिड़की बंद कर उनका पीछा किया।
उनका कोट उतारा और मेज की फाइलें अलमारी में सजा दी। सुमन ने दोबारा प्रशंसा की। ब्रड़ो। गायत्री ने कोई उत्तर न दिया, सामने की कुर्सी पर बैठ गई। रवि को केवल एक चिंता थी कि नई गुड़िया मिल जाए और उसका विवाह हो जाए। सुमन से कैसे कहे, एक बार डांट पड़ चुकी थी। माँ से आग्रह के स्वर में बोली, माँ, गुड़िया और गुड्डा ले दो ना, दोनों का विवाह करूंगी, अच्छी अच्छी साड़ियां और खिलौने भी। सुमन ने अवसर पा लिया था। रवि से बोले, बेबी, तुम माँ की नकल मत करो, ये ठहरी घर की गुड़िया जो बाहर की रोशनी को नहीं जानती। मैं कल डायरेक्टर साहब के यहाँ गया, मालूम है सब बच्चों ने बारी बारी गुड मॉर्निंग किया। तुम्हारी माँ तुमको कुछ नहीं सिखाना चाहती, न बैठने का तरीका, न उठने का, बात करने का दूर रहा। गायत्री आज तैयार थी। उसे स्मरण हो आया कि कॉलेज में वो भी बहस में हिस्सा लेती थी और अपने विचारों को दृढ़ता के साथ उपस्थित कर सकती थी। पति पत्नी में ये नया मोड़ था। भारतीय नारी का नारीत्व आज रोज की तरह दरवाजे की आड़ में तिनका नहीं कुतर रहा था। आज टेबल क्लॉथ पर चाबी से लकीरें खींच रहा था। स्वयं सुमन इस मुद्रा को देखकर आश्चर्यचकित था और वो भी इस चुनौती को स्वीकार करना चाहता था। बोल उठा, सुना ना रवि, कहो गुड इवनिंग डैडी। गायत्री ने बड़े धीरे से कहा, बेटी, ये भी जरूरी नहीं कि हम दूसरों की नकल करें, पराये ढंग, पराया पहनावा और पराई भाषा की। तुम नमस्ते करो ना। रवि, बताओ तो कैसे। रवि ने दोनों हाथ जोड़कर दिखा दिया। सुमन के लिए गहरी हार थी। एक बार उसके मन में आया कि वो रेडियो का स्विच दबाकर बिस्तर पर गिर पड़े, किंतु गायत्री ने थपकी देकर रवि को खेलने के लिए भेज दिया और सुमन को किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले ही विचारों के अखाड़े में खींचते हुए बोली, हम 10-15 साल से स्वतंत्र हैं, पर मानसिक गुलामी नहीं गई। मेंटल स्लेव। अपने ढंगों और चाल ढाल को बुरा समझते हैं। बात बढ़ चली। ऐसा वही लोग कहते हैं जो इन तौर तरीकों को सीख नहीं पाते, बच्चों पर ध्यान नहीं देते। देश के कितने घरों में सभ्य मैनर्स बढ़ते जाते हैं, 2-4% को छोड़कर बाकी सब भेड़े हैं। आश्चर्य है कि एमए पास करके भी तुम अशिक्षितों की तरह बात करती हो। उन 2-4 घरों को भी अपने देश के व्यवहार अपनाने चाहिए। जानती हो, अभी मिनिस्टर साहब के यहाँ चाय में गया था, उनके बच्चे कितनी प्यारी अंग्रेजी बोलते हैं। शुरू से जब ट्रेंड किया जाता है तब कहीं बच्चा होनहार निकलता है, पर तुम्हें गुड़ियों से फुर्सत मिले तब ना। मैनर्स तो आप लोग ही चलाते हैं, जनता भी उन्हें देखकर नकल करती है। न जाने क्या होगा, कब ये शौक दूर होगा। मैनर्स, मैनर्स, मैनर्स। गायत्री के मस्तिष्क में ये शब्द गूंज उठे। कुशल नाविक की तरह उसने मझधार की लहरों से टकराना छोड़ दिया और उस किनारे की ओर उसकी आंखें लग गईं जहां ये लहरें टकरा कर बिखर जाएंगी और पतवार की इच्छानुसार नाव सहज सरकने लगेगी। रवि बगीचे के फूलों को फ्रॉक की जेब में रख आ गई। सुमन से बोली, डैडी, गुड़िया फूल सजाती है कि नहीं। सुमन मुस्कुराए। पार्वती चाय और बिस्कुट रख गई। गायत्री ने चाय बनाई। दोनों ने साथ साथ चाय पी। सुमन चुस्की लेकर गायत्री की ओर चुपके से देख लेते थे। गायत्री सब कुछ सहज भाव से कर रही थी, वही नम्रता, वही उत्साह। गायत्री ने सब कुछ बदल दिया। पति के साथ मेज पर भोजन करने लगी। मित्रों का स्वागत होने लगा। वो सबसे पहले अपरिचित से बोलती और परिचय मांगती। गाड़ी से दूसरों के यहाँ चाय पर जाती। होटल, रेस्टोरेंट और क्लब उसकी मधुर आवाज से गूंजने लगे। हजरतगंज में एक डांस ट्रेनिंग स्कूल था। सभी ऑफिसरों की पत्नियां वहां जाती थीं। गायत्री ने भी जाना शुरू कर दिया। उसके बिना कोई भी सोसाइटी सभ्य कैसे हो सकती थी। गायत्री में सोसाइटी के लिए सब कुछ था। भोला सौंदर्य, मधुर स्वर और सुसंस्कृत व्यवहार। लोग आकर्षित होने लगे। कोई न कोई किसी न किसी में मिलने जाता। कभी मंत्री तो कभी सचिव की गाड़ी उसे लेने आती। आज एक मीटिंग में गायत्री का भाषण होता तो कल दूसरी में नृत्य। उसका बंगला मित्रों और प्रोग्रामों से भरा रहता। कभी कभी सुमन भी अपने मेहमानों के स्वागत में गायत्री के पीछे खड़े रहते, इस विश्वास में कि वे डायरेक्टर वर्मा से भी आगे बढ़ जाएंगे। डायरेक्टर चमनलाल वर्मा नवीनता के प्रेमी थे। उनकी पत्नी आशा उनसे एक कदम आगे। सही बात तो ये थी कि आशा ने बड़ी मुश्किल से उन्हें इस योग्य बना पाया था। दोनों सबसे मिला जुला करते, रोज निमंत्रण आते। आशा नवीन वेशभूषा में सज कर जाती और मिस्टर वर्मा को भी विवश होकर जाना पड़ता। अकेले क्या करते। धीरे धीरे उनकी आदत पड़ गई। फायदा ये हुआ कि वे जूनियर होते हुए भी डायरेक्टर बन गए।
पर उससे उन्हें हर्ष भी हुआ और दुख भी। दुख इसलिए कि वे दफ्तर से आते और आशा को बंगले में न पाते। उनका मन गहरी वेदना से भर जाता। उन्हीं दिनों गायत्री की चर्चा उनके कानों में पहुंची। वे सुमन कुमार से मिलने गए। बंगले में गायत्री ने उनका सत्कार किया, इतना सत्कार कि वे रोज आने लगे। दोनों घंटों बैठते, बात करते, गाड़ी में रेस्टोरेंट और क्लब जाते। मिस्टर वर्मा के दफ्तर से गायब रहने के कारण सुमन कुमार की धाक जम गई। वे मिनिस्टर तक पहुंच रखने लगे। सभी जगह उनकी प्रशंसा, सभी के यहां उनकी पूछ। सुमन को स्वयं ताज्जुब होता कि ये सब कैसे हो गया। क्या उसका काम थोड़े दिनों में इतना अच्छा हो गया? क्या उसकी प्रतिभा एकदम निखर गई? उसे उस समय और भी ताज्जुब हुआ जब वो एडिशनल डायरेक्टर के पद पर बैठा दिया गया। कुछ भी हो, उन्नति तो हुई। वो हर्ष से भर गया। नई नियुक्ति का समाचार देने बंगले लौटा। पूरा घर छान मारा, गायत्री कहीं न मिली। उसे धक्का सा लगा। रवि से पूछा, तुम्हारी मम्मी किधर हैं बेबी? नया गुड्डा और नई गुड़िया खरीदने गई हैं डैडी, मिस्टर वर्मा के साथ। कितनी देर हुई? बहुत बहुत। सुमन का अंतर आकुल हो उठा। मिस्टर वर्मा कब से आने लगे? इतनी घनिष्ठता। पर हो क्या सकता है, सिर्फ प्रतीक्षा की जाए। रवि ने उन्हें मानो नींद में से जगाते हुए पूछा, डैडी? कुछ तो नहीं बेबी, मिस्टर वर्मा रोज आते हैं? हाँ डैडी, मेरे लिए चॉकलेट लाते हैं और मम्मी के लिए कपड़ा। कैसा कपड़ा? हाँ डैडी। रवि अलमारी तक जाकर एक बंडल उठा लाई। कीमती कपड़ों का ढेर उसके सामने था। रवि ने हंसकर कहा, टेरालीन की फ्राक। सुमन चुपचाप खड़ा था। रवि, टेरालीन की साड़ी ब्लाउज। सुमन तब भी चुप। डैडी, हाथ से छू के तो देखो कितने अच्छे हैं। डैडी, इससे तुम बड़े अच्छे दिखते हो। हरे हरे देखो डैडी। रवि ने साड़ी के एक छोर से सुमन का मुख ढक दिया। सुमन ने उसे नहीं हटाया। झीने कपड़े से ढकी हुई नई युवती की कल्पना में खो गया। उसकी आंखें एक अजीब चमक से कौंध गईं, जैसे घने कुहासे को फाड़कर दो दीपक टिमटिमा रहे हों। उन्होंने रवि को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, बैठो रवि, एक कहानी सुनाता हूं। रवि ने प्यार से कहा, मैं भी सुनाऊंगी। अच्छा, कल मम्मी ने सुनाई थी। कौन सी? पुरानी गुड़िया की। अच्छा सुनाओ। रवि ने कुछ कहना चाहा कि गाड़ी का हॉर्न बजा। रवि चिल्लाई, डैडी, मम्मी आ गई, मम्मी सुनाएंगी कहानी। डैडी तुम भी सुनना। सुमन ने खिड़की से झांक कर देखा। मिस्टर वर्मा की गाड़ी थी। वे नीचे नहीं गए। उन्हें केवल पदचाप सुनाई दी। एक क्षण बाद कुछ शब्द। मिस्टर वर्मा कह रहे थे, रात को 8 बजे। गायत्री का उत्तर था, अच्छा। शेवरलेट रेंगती हुई चली गई। सुमन ने गायत्री के कमरे में जाकर कहा, गायत्री, कभी कभी मेरा भी इंतजार किया करो, अकेले अच्छा नहीं लगता। उनके स्वर में विवशता थी, जैसे कुछ मांग रहे हों। गायत्री सब कुछ समझकर भी कुछ न बोली। वो वहां न रुककर भीतर चली गई। रात के 8 बजे थे। मिस्टर वर्मा आए। सुमन ने गायत्री को अंदर भेजकर स्वयं सत्कार किया। दरवाजे पर जाकर बोले, आइए वर्मा जी। मिस्टर वर्मा ने उन्हें बधाई दी। मिस्टर सुमन, नए पद के लिए बधाई। सुमन उत्तर में एक फीकी हंसी हंसकर चुप रह गए। मिस्टर वर्मा ने पूछा, गायत्री जी नहीं दिखाई पड़ती? आज हम लोग डिबेटिंग क्लब में जाने वाले थे, तुम भी चलो और आनंद आएगा। सुमन ने टाल दिया। वे अपनी एक संबंधी से मिलने गई हैं, मैं उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। जैसे ही आएंगे हम दोनों हाजिर होंगे। अच्छा, मैं चलता हूं। चाहे तो पीते जाइए। इच्छा नहीं है, फिर कभी। मिस्टर वर्मा तुरंत चले गए। गायत्री कमरे के बगल में खड़ी खड़ी सब सुन रही थी। आकर बोली, क्लब आप चले जाइए, मैं अब नहीं जाऊंगी। गायत्री ने एक निमंत्रण कार्ड उनकी ओर बढ़ाया। उन्हीं के नाम था। निमंत्रण करती थी गायत्री शर्मा। विषय था हमारी संस्कृति। सुमन ने पढ़कर कहा, चलो मिस्टर वर्मा को कह दिया है, फिर संस्कृति का मसला ठहरा। सुमन अपराधी की तरह अवाक देखने लगा। मिस्टर वर्मा को झूठ बोलकर वापस लौटा दिया। गायत्री को ये बात अच्छी नहीं लगी। ये मानकर सुमन का आग्रह क्लब जाने का और साथ में गायत्री को भी ले जाने का बढ़ गया, और इधर गायत्री क्लब जाने से इनकार करने पर डटी थी। तिल भर न हटी। ना, नहीं, एकदम नहीं, और साथ में सारे शरीर से टपकता क्लब के प्रति घोर अरुचि का भाव। चलो चलो, तुम ही निमंत्रण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली हो, आखिर लोग क्या कहेंगे। बड़ी आशिक मिजाजी के साथ आज सुमन बोल रहा था।
क्योंकि भीतर ही भीतर एक ऐसा अंतर्द्वंद्व था जो उसको निचोड़कर छूछे गन्ने की तरह निस्सार किए डाल रहा था। उसका पुरुषत्व उस पर दनादन गोलियां दाग रहा था। छी, गायत्री का मिस्टर वर्मा के प्रति इतना लगाव! क्या गायत्री का नारीत्व बिखर गया? अब क्या जो चाहे उसे बटोरे? पर नहीं, उस धाएं धाएं का धुआं संपूर्ण शरीर की रग रग में फैलकर भी जबान को छूने में असमर्थ था। इसी जबान से उसने गायत्री से मैनर्स सीखने को कहा था। उसने निचोड़े गन्ने की तरह मान लिया था कि उसे ये घुटन और ये दीनता अब जिंदगी भर तक अपनी इज्जत बचाए रखने के लिए मान लेना होगी। तब वो रुंधी आवाज में बोल उठा, गायत्री, मैं क्षमा मांगता हूं। दोबारा फिर कभी मिस्टर वर्मा को तुमसे मिलने से नहीं रोकूंगा। पर सोचो, लोग क्या कहेंगे? तुम नहीं जाओगी तो क्या कहेंगे? तरह तरह की बातें करेंगे। कहेंगे मेरी तुमसे नहीं बनती, और फिर इज्जत की चर्चा होगी। हारे हुए सैन्य की झुकी हुई पताकाओं के उड़ते रंग और चीखती फटफटाहट की तरह सुमन कुमार अपनी सामाजिक इज्जत की भीख मांग रहे थे। गायत्री सेहर उठी। अन्नपूर्णा के अंचल से उसका देवता ही भीख मांग रहा था। काया पिघल पड़ी और सिसकती गायत्री सुमन कुमार के चरणों में लिपट गई, मानो अपनी जीत की पाई पाई बटोरने का क्षण आया हो। सुमन कुमार अबूझे से पड़ गए और उस अपार महिमामयी नारीत्व को परखने के लिए ललचाए हाथों से, जो झुके तो तिनके जैसे उखड़ गए, बह चले। ममता, वात्सल्य, प्रेम, अनुराग, तृप्ति की अनेक तरंगों में वो महिमामयी डुबाती रही, और जब उसने प्रवाह कम किया तो अपने ही हाथों से उसके आंसू पहुंचकर चिंतन के किनारे पर आ बैठे। तो क्या सचमुच ये सब गायत्री ने मुझे पाने के लिए ही किया था? तभी गायत्री ने हाथ पकड़कर नन्हे शिशु की तरह सुमन कुमार को खींचते हुए कहा, आओ भी, कितने दिनों से तुलसी को दीपदान नहीं किया। आंगन में तुलसी के नन्हे पौधे के सामने 2 बाती का एक दिया स्निग्ध पवित्र ज्योति फैलाता मुस्कुरा उठा, और आनंदित रेख में सुमन कुमार ने गायत्री को अपने अंक में भर लिया। दूर से रवि चिल्लाई और दौड़कर आ गई। अरे ये क्या, अभी गुड़िया सोई नहीं? सुमन ने रवि को प्यार से गोद में उठा लिया और प्यार से थपथपाते हुए कहा, रवि, तुम मुझे बाबूजी ही कहा करो। बहुत हुआ, डैडी और मम्मी से हम भरमाए। सुमन कुमार मन ही मन बुदबुदाए जा रहे थे। मेरी अच्छी गुड़िया, प्यारी गुड़िया। कौन सी वाली, नई या पुरानी? रवि ने बाल सुलभ सरलता से पूछ लिया, और सुमन तथा गायत्री उसकी इस सरलता पर प्रसन्न हो उठे। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी गुड़िया, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।